नमस्कार सच्चे साथियों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 का एनसीईआरटी एमपी बोर्ड का मैथमेटिक्स का अध्याय 7 जो है त्रिभुज ट्रायंगल, इस पार्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं और उनकी जो मेन अवधारणाएं हैं उनको भी लेकर साथ में आया हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अपन लोग महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं उस चैप्टर से संबंधित उनको पहले अपन लोग पढ़ लेते हैं, जिससे अपन को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला जो है सर्वांगसम आकृतियाँ, दो आकृतियाँ सर्वांगसम होती हैं यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो। यानी ये बता दूँ मैं यहाँ पे सर्वांगसम का मीनिंग ये जो होता है उसका मतलब होता है सर्व अंग समान। यानी अगर दो आकृतियों में सभी अंग समान रहते हैं, अब समान कब होंगे? समान तभी होंगे तब उनका एक सा आकार होगा और उनकी माप भी एक सी होगी। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें अपन लोग सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं दोस्तों। दूसरा है समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त। तो यहाँ पे एग्जांपल आता है कि समान त्रिज्या वाले जो वृत्त बनेंगे तो निश्चित है वो एक से बनेंगे और एक दूसरे को अपने अंदर छुपा सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों आकृतियाँ जो समान त्रिज्याओं वाले जो वृत्त होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि समान भुजाओं वाले दो वर्ग। तो वर्ग भी अपन जानते हैं, अगर भुजाएं समान है तो वर्ग वो ऐसे बनेंगे कि वो एक दूसरे को छुपा सकते हैं, मतलब उनके सभी अंग समान हो जाएंगे। चौथी बात यहाँ पे आती है कि अगर त्रिभुज में अपन लोग सर्वांगक्षमता के नियमों को देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिसमें दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे, तो उनके लिए कंडीशन है और ये काय पर डिपेंड करता है। ये कंडीशन ये करता है भुजा और कोण पर, है ना। तो जो भुजा और कोण होते हैं उनके आधार पर उनको अपन लोग सर्वांगक्षमता के नियम क्रिएट किए जाते हैं, उनकी कसौटियाँ क्रिएट की जाती हैं। तो इनके नियम सिंपल से हैं। एक तो है SAS, SAS, दूसरा है आशा, तीसरा है आस, चौथा है RHS और पांचवा है SSS। तो ये जो 5 कंडीशन है, ये 5 कंडीशन में दो त्रिभुज हमेशा सर्वांगसम की स्थिति बताते हैं। यहाँ पे जो SAS का मीनिंग है वो क्या है? वो है साइड एंगल साइड। अगर दो त्रिभुजों में पहले साइड बराबर हो, फिर एंगल बराबर हो, फिर साइड बराबर हो, अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। फिर ये आशा वाला है, इसमें क्या है? दो त्रिभुजों में पहले एक एंगल बराबर हो, फिर साइड बराबर हो, फिर एंगल बराबर हो, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तब भी वो सर्वांगसम वाली पोजीशन पे आते हैं। फिर ये आस है, आस में क्या होता है? एंगल, दो एंगल करस्पॉन्डिंग बराबर हो, फिर अगले एंगल करस्पॉन्डिंग बराबर हो, फिर एक साइड बराबर हो। तो जो आस है पोजीशन उसमें भी दो त्रिभुज सर्वांगक्षमता वाले नियम को फॉलो करते हैं। फिर आता है RHS। तो RH का मीनिंग यहाँ पर राइट हैंड साइड नहीं है, RHS का मीनिंग यहाँ पर है राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। यानी कि अगर उसमें एक समकोण हो, दो त्रिभुजों में समकोण हो, उनका हाइपोटेनस सेम हो, मतलब उनका कर्ण सेम हो और एक साइड सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में भी अपन लोगों ने सर्वांगक्षमता वाली कंडीशन मानते हैं। ठीक है। फिर आता है SSS। अब SSS का मीनिंग क्या है? साइड साइड साइड, मतलब सभी साइड अगर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रहती हैं दो त्रिभुजों में तो वो सर्वांगसम वाली स्थिति को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से ये 5 नियम हैं, जिनका नाम है SAS, आशा, आस, RHS और SSS। ठीक है। अब यहाँ पे इनको देखा जाए, 5वां जवाब वाली जो बात आती है यहाँ पर कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगर दो त्रिभुजों में भुजाएं जी बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण, इसके सामने का कोण ये वाला है और इसके सामने का कोण ये वाला है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। दो भुजाएं बराबर अगर त्रिभुज में होती हैं तो उनके संगत कोण भी, सामने के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ऐसा अपन लोग फॉलो सवाल में कर सकते हैं, है ना। इसका अपोजिट भी सही है कि अगर मान लो दो एंगल समान है तो उनके सामने की भुजाएं भी समान रहती हैं त्रिभुज के अंतर्गत। ठीक है। 7वां जो प्रश्न, 7वीं बात जो आती है वो है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि सभी कोण त्रिभुज के सेम रहते हैं और सभी के कोण जब सेम रहेंगे तो एक कोण निश्चित है 60 डिग्री का ही बनेगा। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 8वां प्रश्न आता है, 8वीं बात आती है कि किसी चतुर्भुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का सामने का कोण बड़ा होता है। सही बात है कि जब अपन लोग कोई त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा रहती है उसके सामने का कोण निश्चित है बड़ा ही रहता है। जैसा कि अपन लोग समकोण त्रिभुज में देख पा रहे हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो उसके सामने का जो कोण है वो भी सबसे बड़ा होगा। 90 डिग्री वाला कोण सबसे बड़ा होगा इन तीनों कोणों में। ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है।
अब यहाँ बात वैसी उसकी अपोजिट बात आती है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। जैसे अपन लोग कह रहे हैं बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, वैसे ही बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होती है, त्रिभुज में ऐसा होता है। 10वीं बात आती है कि त्रिभुज के में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सही बात है, किसी भी त्रिभुज के बनने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना ही चाहिए, तभी त्रिभुज बनता है और ये बनने की शर्त भी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो तीन भुजाओं से त्रिभुज नहीं बन सकेगा। तो तीन भुजाओं से त्रिभुज बनने की जो शर्त है वो ये है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब अपन लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जिनको पढ़ने में अपन को आसानी होगी, क्योंकि अपन लोगों की अवधारणाओं को पढ़ चुके हैं यहाँ पर दोस्तों। तो पहला यहाँ पर जो आता है उसमें लिखा है, पहला वाला जो बहुविकल्प सही विकल्प वाला जो प्रश्न आता है उसमें पहला वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। वहाँ लिखा हुआ है कि दो आकृतियाँ सर्वांगसम होती हैं यदि उनका, दो आकृतियाँ सर्वांगसम होती हैं यदि उनका एक ही आकार और माप हो। सही बात है, उनका एक ही आकार और माप होगा तभी वो सर्वांगसम आकृतियाँ होती हैं। सर्वांगसम यानी कि सर्व अंग समान। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका पहले का जो है आ नंबर का सही है, एक ही आकार और माप हो। ठीक है, दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं इसका। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। अब त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। तो ये वाला ब नंबर का सही होगा। अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो इसके दूसरे वाले जो प्रश्न है उसका ब नंबर का उत्तर सही है, समान या बराबर। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आता है, उसमें लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है यदि कोण C 45 है। यहाँ पे बात ये आती है समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 डिग्री का पैसे ही होगा इसका। एक B कोण 90 का है, C कोण 45 का है। अब बचा कितना? एक कोण 45 का बचेगा। सिंपल सी बात है, जब एक कोण 90 का है, एक 45 का है तो कुल अपन जानते हैं तीनों कोण मिलाकर कितना होता है? 180 होता है। तो बचा कितना? 45। तो कोण A का मान भी यहाँ 45 होगा। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर द नंबर का सही होगा, 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। अब समबाहु त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में हर एक कोण बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में अपन जानते हैं सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। अब सभी कोण जब बराबर होंगे और कुल कोण होते हैं 180 डिग्री के, तो निश्चित है कि एक कोण 60 डिग्री का ही होगा। तो चौथे प्रश्न का उत्तर द नंबर का सही होगा, 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पांचवा अपन लोग प्रश्न देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न में यह लिखा है कि निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है? तो अपन ने जैसे कि अभी 5 पढ़ी हैं तो 5 कसौटियों में अपन देख पा रहे हैं कि सास उसमें था, आशा भी उसमें था, ट्रिपल एस भी उसमें था, लेकिन ये नहीं था। साइड एंगल वाला इसमें कसौटी नहीं आती है, सर्वांग क्षमता वाली कसौटी। इसका 5वें का स नंबर का जो है आंसर सही हो, क्योंकि ये वाली कसौटी उसमें सर्वांग क्षमता में नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, छठा प्रश्न यहाँ पे आता है कि समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियाँ कहलाती हैं। तो समान जब आकार होता है और माप भी समान होता है तो ऐसी आकृतियों को अपन लोग सर्वांगक्षम आकृतियाँ कहते हैं। तो यहाँ छठवें प्रश्न का उत्तर आ नंबर का सही होगा, सर्वांगक्षम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सातवां प्रश्न देख लेते हैं। किन्हीं त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है। क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अपन जानते हैं त्रिभुज बनने के लिए ये शर्त होती है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पे अपन लोग देख सकते हैं ये सातवें प्रश्न का उत्तर आ नंबर का सही होगा, बड़ा। फिर ये आठवां प्रश्न आता है, देख लेते हैं आठवें प्रश्न को। यहाँ लिखा है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है अपन जानते हैं वो कर्ण होती है ना। समकोण त्रिभुज जो होता है अपन लोग बना के भी देख सकते हैं उसको। तो समकोण त्रिभुज जो होगा उसमें सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। तो यहाँ पे अपन लोग इसका आठवें प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आ नंबर का होगा, कर्ण। चलिए दोस्तों, अब अपन लोग देख लेते हैं खाली स्थान, या जिन्हें कहते हैं अपन लोग रिक्त स्थान। तो इनको देख लेते हैं। इसमें जो पहला वाला है वो देख लेते हैं। उसमें लिखा है कि समान भुजाओं वाले दो वर्ग। अब भुजाएं जब समान है तो वो सर्वांगक्षमी होंगे, क्योंकि अपन जानते हैं वो एक जैसी डिजाइन बनेगी और एक जैसी उनकी माप होगी। तो समान भुजाओं वाले दो वर्ग खाली स्थान सर्वांगक्षम होते हैं, है ना। दूसरा है त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। अपन जानते हैं त्रिभुज के बराबर कोण होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं। सही बात है, इसमें जो प्रॉपर्टी लग रही है वो प्रॉपर्टी है ट्रिपल एस। अगर एक त्रिभुज में और दूसरे त्रिभुज दो त्रिभुजों में संगत साइड इक्वल हों, बराबर हों, तो वो सर्वांगक्षम वाली उसमें कसौटी लागू होती है। तो यहाँ पर सर्वांगक्षम आएगा। चौथा प्रश्न है कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। सही बात है, अगर त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर रहती हैं
तो उनका नाम क्या पड़ जाएगा, समद्विबाहु, मतलब समान दो भुजाएं, तो इसका नाम समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे समद्विबाहु भरा जाएगा खाली स्थान में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पांचवा देखते हैं क्वेश्चन। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जब भी अपन त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज बनने की जो कसौटी है वह यही है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी त्रिभुज बनता है। तो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, खाली स्थान में बड़ा भरा होगा यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, छठवां जो खाली स्थान आया है उसमें देख सकते हैं अपन लोग कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की समभुजा बड़ी होती है। सही बात है, जब किसी त्रिभुज में अपन लोग देखेंगे तो सबसे जो बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा भी बड़ी ही होगी, यहाँ बड़ी बना होगा। यहाँ पर सातवां प्रश्न आता है, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त। अब समान त्रिज्याओं वाले जो वृत्त हैं तो वो समान होंगे, एकदम सर्वांगसम होंगे, माप भी सेम होगी। तो यहाँ पे दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, तो यहाँ पे सर्वांगसम खाली स्थान में भरा होगा। फिर ये आठवां जो आता है इसमें खाली स्थान, उसको देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होता है। तो उसके सामने का कोण भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये अपन लोग चित्र को बनाकर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता है और इसमें लिखा हुआ है कि सत्य सत्य लिखिए। तो जो मैथमेटिक्स के अनुसार इस वाले चैप्टर में अपन जो अवधारणाएं पढ़ी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग कौन कौन सी बातें सही साबित होती हैं तो वो सत्य हो जाएंगी, और जो नहीं होती हैं साबित वो असत्य हो जाएंगी। तो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन में, है ना। एक पहला क्वेश्चन आता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री होता है। गलत बात है, वो तो 60 डिग्री होता है। तो ये स्टेटमेंट पहला गलत है, यानी कि असत्य है। दूसरा आता है, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। ये तो सही बात है कि समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, सही बात है, तो ये सत्य होगा। यहाँ पर तीसरी बात आती है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण हो, तो अपन देख पा रहे हैं कि दो करेस्पॉन्डिंग भुजाएं और उनके बीच का कोण सेम आ रहा है। मतलब यहाँ पर ये वाली सिचुएशन पे बन रही है साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा। तो अपन जान रहे हैं कि ये तो सर्वांगक्षमता की कंडीशन है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तो तीसरे वाले प्रश्न को लिखेंगे अपन लोग सत्य। ठीक है दोस्तों, चौथा देख लेते हैं। चौथे में ये लिखा है कि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, है ना, करेस्पॉन्डिंग दो कोण बराबर होंगे और फिर साइड करेस्पॉन्डिंग में एक भुजा बराबर होगी। ये सिचुएशन तो दोनों सर्वांगसम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो सर्वांगसम नहीं होते हैं, जबकि अपन देख रहे हैं कि जो ये कंडीशन जो है आज की वो सर्वांगसमता वाली है। और यहाँ पे जो कह रहे हैं कि सर्वांगसम नहीं होते हैं, मतलब स्टेटमेंट गलत है, यानी असत्य है। तो यहाँ पे असत्य आएगा। पांचवी बात आती है कि एक त्रिभुज में दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे आशा वाली बात यहाँ पे आ रही है, मतलब एंगल साइड एंगल, ये वाली बात यहाँ पर लग रही है और ये सर्वांगसमता की कसौटी है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट पांचवा सही है, सत्य है। छठवां देख लेते हैं कि समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त समरूप होते हैं। सही बात है, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त समरूप होते हैं, सत्य बात है। साथ ही बात जो आती है, दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनका आकार और माप एक जैसी हो, ये भी सही बात है ना। फिर ये आठवीं बात आती है यहाँ पर, आठवीं में अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि संगत कोण बराबर होते हैं, ऐसी कंडीशन में सर्वांगसमता वाली कसौटी लागू नहीं होती है। मतलब एंगल 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 समरूपता वाली कंडीशन है, ना कि सर्वांगसमता वाली। तो यहाँ पे जो ये वाली जो स्टेटमेंट है से 8वें नंबर का, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, असत्य है। ठीक है। नवा प्रश्न आता है यहाँ पर कि समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में अपन जानते हैं कि दो भुजाएं बराबर रहती हैं, तो तीन कोण कैसे बराबर हो सकते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीन कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बात गलत लिखी हुई है, यानी कि स्टेटमेंट गलत है। तो नवे प्रश्न में असत्य आएगा। 10वां प्रश्न पर लोग देखते हैं, लिखा है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सही बात है कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर, यानी कि एस 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 भुजा भुजा भुजा, अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू होती है तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी 10वां जो है स्टेटमेंट वो सत्य है। अब एक बात में उत्तर वाले प्रश्न आते हैं, उनको देख लेते हैं अपन लोग। तो एक बात में उत्तर वाले जो प्रश्न है उसमें लिखा है पहला वाला कि सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वे आकृतियां सर्वांगसम होती हैं जिनके आकार समान हो
और माप भी समान हो तो उन्हें अपन लोग सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं, है ना, इनके आकार समान हो और माप भी समान हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ये अपन लोग यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तीसरा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या होती है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण बराबर होता है और वो होता है 60 डिग्री का, तो यहाँ पे उत्तर इसका 60 डिग्री आएगा। चौथा जो प्रश्न है, समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियां क्या कहलाती हैं। समान आकार और समान माप वाली आकृतियां क्या कहलाती हैं, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं, तो इसका उत्तर होगा सर्वांगसम आकृतियां। पांचवा है, जिस त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं। जब तीनों भुजाएं समान रहती हैं तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, यहाँ पे समबाहु इसका उत्तर होगा। छठवा है, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण हो सकता है, इससे ज्यादा समकोण नहीं हो सकते। ठीक है, सातवीं बात आती है, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं, कम से कम 2 हो सकते हैं, यहाँ पे इसका उत्तर 2 आएगा। आठवीं बात आती है यहाँ पर कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नवी बात यहाँ पे आती है, नवा प्रश्न, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं शीर्ष व कोण होते हैं। तो अपन जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं, ये बात अपन लोग यहाँ जानते हैं। तो ये एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर हो गए यहाँ पर। अब आते हैं सही जोड़ियाँ। वैसे तो सही जोड़ियाँ जो है वो स्टेटमेंटों को अगर सही देखा जाए क्रम से तो वही सही जोड़ियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पर ने जो अवधारणाएं पढ़ी और अवधारणाओं को अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे तो निश्चित तरीके से सही जोड़ियाँ सही मैच हो जाएंगी। तो पहला जो है उसमें लिखा है त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री हो। तो जिसका कोण 90 डिग्री होता है त्रिभुज में, वो कौन सा कोण होता है, वो कौन सा त्रिभुज होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। तो ये मिल जाएगा सा से समकोण। दूसरा है त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु होता है, तो वो मिल जाएगा ई से। त्रिभुज जिसकी तीसरा वाला है त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, वो होता है समबाहु, तो वो मिल जाएगा दा से, है ना, समबाहु। बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है तो मिल जाएगा ये बा से। ओके, पांचवा जो है, समान भुजाओं वाले 2 त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम। तो इस तरह से ये अपन लोग सही जोड़ियाँ मिला सकते हैं। अगर अवधारणाओं को अपन लोग क्लियर करेंगे हर एक पार्ट में तो उनके सभी प्रश्नों को अपन लोग आसानी से, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपन लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में अपने जो अंकों का प्रतिशत है वो बढ़ सकता है दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों कि जो 9वीं क्लास का जो 7वां चैप्टर है त्रिभुज, उसके बारे में मैंने आज आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझाया। आपको निश्चित है कि इससे बहुत फ़ायदा एग्जाम में मिलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।